हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिकली बात कर रहे होंगे क्या कि रिप्रोडक्शन हमारे प्लांट्स में, हमारे एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या यार कि रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, रिप्रोडक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। क्या बोला मैंने कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम existing organism of same species। यहां पे बात समझने वाली क्या है कि मैंने क्या बोला है कि वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। मतलब क्या कि अगर कुत्ता है तो वो कुत्ता के साथ ही मीटिंग करके एक नया जनरेशन दे सकता है। अगर कैट है तो कैट के साथ ही मीटिंग करके कोई नया जनरेशन दे सकता है। ऐसा नहीं है कि कैट किसी डॉग के साथ रिप्रोडक्शन करके एक नया ऑर्गेनिज्म दे दे। इसलिए एक और जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हमारे ह्यूमन बींग्स मेल और फीमेल मिलकर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम मेल और फीमेल दोनों एक साथ मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या एक ह्यूमन बींग ही बनता है। इसलिए जरूरी क्या चीज है कि रिप्रोडक्शन कराने के लिए सेम स्पीसीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये हमारा रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन सा? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात आती है यार इन दोनों को पढ़ने से पहले कि ये जो हमारा रिप्रोडक्शन है ये जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा जो जनरेशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या? रिप्रोडक्शन। मान लो कि एक मेल और एक फीमेल है और वो क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, फिर क्या होगा, उसका आगे का जनरेशन नहीं आएगा, उसकी फैमिली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक, और बात आती है क्या कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनमें डिफरेंस क्या है या फिर इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी है क्या। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें बस एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पेरेंट्स एकदम कंपलसरी है, एक मेल और एक फीमेल। और मेल और फीमेल जब एक साथ आएंगे तो क्या होगा, मीटिंग होगा और उसके बाद क्या बनेगा, हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है ना कि कोई भी हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट्स से हम क्या है नया जनरेशन बना सकते हैं। जैसे आगे हम पढ़ेंगे अभी किसके बारे में, बाइनरी फ्यूजन के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन वगैरह पढ़ेंगे। तो वहां पे हम क्या देख रहे होंगे कि वहां पे मात्र एक ही पेरेंट्स होगा और उसी पेरेंट्स से क्या है नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे यार कि ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड। क्या? ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे कि टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड। कितना? टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड। देखो एकदम सिंपल से वर्ड्स में हमें समझना है। मैंने क्या बोला एसेक्सुअल के लिए कि ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब बात आती है क्या कि डिफरेंस कहां पे है। देखो हमारे बॉडी में ना दो तरह के सेल होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? एक होता है सोमैटिक सेल। कौन सा? एक होता है सोमैटिक सेल, ठीक, और एक होता है जर्म सेल या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल। एक कौन सा होता है, सोमैटिक सेल, और एक कौन सा होता है, जर्म सेल या फिर सेक्स सेल। ये जो सोमैटिक सेल होता है ना, ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। और ये जो जर्म सेल्स है ना, ये क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है किसमें, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी हम स्पर्म जो होता है ना हमारा यार, स्पर्म वो कौन सा सेल है, जर्म सेल है या फिर उसी को क्या बोलते हैं, सेक्स सेल बोलते हैं। लेकिन ये जो सोमैटिक सेल, जैसे हमारे स्किन है ना, ये स्किन हमारा क्या है, एक सोमैटिक सेल है। यहाँ पे कोई भी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। जैसे मान लो कि
हमारा ये स्किन कट गया है, तो क्या जरूरी है कि जो हमारा नया ऑर्गेनिज्म आएगा उसका भी स्किन कटा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किसका होता है? ये जर्म सेल या फिर सेक्स सेल का, ना कि सोमैटिक सेल का। तो आपको अभी से याद रखना है क्या कि हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज इस लेक्चर में? हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में थोड़े से डिफरेंस। फिर नए लेक्चर से हम क्या शुरुआत करेंगे? एक अच्छे तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इतना आप पहले नोट करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे क्या एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। तो यार अब हम किसके बारे में देखते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो यार, तुम लोग को नोट्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है कि हमें नोट्स कहाँ से मिलेगा। मैं हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोट्स का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो को अच्छे से समझे। मैंने क्या बोला कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि बस एक ही पेरेंट के हेल्प से क्या बन जाता है? हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो क्या प्रोडक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। मैंने क्या बोला था कि सेक्स सेल बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स का कोई काम नहीं है। तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो आप क्या बोलोगे कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स बोलोगे। या फिर सेक्स सेल्स को और क्या बोलते हैं हम यार? जर्म सेल्स बोलते हैं। ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्या है? सिंपलेस्ट मेथड ऑफ क्या है? ये हमारा रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है? कोई भी सेक्स सेल्स हमारे इन्वॉल्व नहीं है। और क्या ये कहाँ पे आखिर में, ये जो हमारा सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये होता कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे होता है यार? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कहाँ पे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स में। कहाँ पे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स में टेक्स प्लेस, ठीक। कहां पे हो रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स में। तो आपसे कोई पूछ दे कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप बोल रहे हो इसका एग्जाम्पल हमें दे सकते हो क्या? तो तुम बोलोगे कि बिल्कुल हम दे सकते हैं एग्जाम्पल। उसका क्या क्या दोगे तुम? जैसे बैक्टीरिया, प्लेनेरिया, हाइड्रा, एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि बस ये तीन ही है। तो बात आती है यार कि क्या ये बस यूनिसेलुलर में भी में ही होता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये मल्टी सेलुलर में भी होता है। जैसे कि हमारा ब्रायोफाइलम, जितने भी फंगस है वो क्या है? हमारे मल्टी सेलुलर। तो क्या बोलेंगे हम कि ऑल्सो टेक्स प्लेस इन, क्या बोलेंगे हम इसके लिए कि ऑल्सो टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर। यार तुम्हें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में तो पता होगा। यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को, और मल्टी सेलुलर किसको बोलते हैं कि एक से ज्यादा सेल से जो बना हो। तो इसका एग्जांपल हम क्या दे देंगे? मल्टी सेलुलर का ब्रायोफाइलम। क्या दे देंगे एग्जांपल हम इसका? ब्रायोफाइलम एंड रोज प्लांट। क्या दे देंगे? ब्रायोफाइलम एंड रोज प्लांट। तो ये बात है किसकी है? हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में वो पूछ भी नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। फिर हम कुछ बातें देखते हैं किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और फिर हम ये भी देखेंगे आपकी एनसीईआरटी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती है तो वहां पे वो बोलती है क्या कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। तो जब वो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है की बात कर रही होती है तो वहां पे एक वर्ड यूज होता है क्या? नीके। कौन सा वर्ड यूज करती है आपकी एनसीईआरटी?
NICHA, नीके। और इस नीके के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इतना आप लोग नोट करेंगे। अब बात करते हैं यार हम किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने क्या बोला कि ए सेक्सुअल में बस एक ही पेरेंट नीड है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि टू पेरेंट्स आर नेसेसरी, कंपल्सरी, क्या कि प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स by involvement of two parents। कितने पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं, टू पेरेंट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यार कि बाय द सेक्स सेल्स। वहां पे क्या था कि सेक्स सेल्स जरूरी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स बाय सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने क्या बोला कि दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से, एक होगा मेल और एक होगा हमारा फीमेल, ठीक। मेल का एक जर्म सेल और इस फीमेल का एक जर्म सेल, दोनों मिलके क्या बना देगा, एक हमारा जाइगोट। क्या बना देगा, एक हमारा जाइगोट। मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों एक साथ मिलके क्या बना देगा, एक हमारा जाइगोट बना देगा। और इसी जाइगोट से क्या बन जाएगा, हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म। इसी जाइगोट से क्या बन जाएगा, हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इसके बारे में तो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे खास बात यह है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे खास बात यह है कि इसमें होता है क्या, वेरिएशन। क्या होता है, वेरिएशन। किसके वजह से वेरिएशन होता है यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन। अब ये वेरिएशन जरूरी क्यों है, क्या जरूरत पड़ी वेरिएशन करने की। जैसे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें क्या है, कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। जो मान लो कि ये एक पेरेंट है और इस पेरेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनना है, तो जो जो चीजें इस पेरेंट्स में होंगी सेम चीजें किसमें ट्रांसफर होंगी, उसके नए ऑर्गेनिज्म में जो इससे बना हुआ है। लेकिन हमारे ह्यूमन में क्या है कि होता है वेरिएशन। खुद सोचो कि तुम और तुम्हारा भाई तुमसे कितना ज्यादा सिमिलर है, थोड़ा सा सिमिलर होगा या फिर नहीं भी होगा। तुम्हारे मम्मी पापा से तुम बने, ठीक, तुम्हारे मम्मी पापा से ही तुम्हारा भाई बना, बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो। क्या तुम लोग एग्जैक्टली सिमिलर हो, क्या एग्जैक्टली सेम हो, बिल्कुल नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ वेरिएशन हुआ है। जैसे प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो वहां पे वेरिएशन भी है। वहां पे वेरिएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लो कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गया प्लांट्स के लिए, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल एयर, नॉर्मल वाटर की रिक्वायरमेंट है प्लांट को। जब तक प्लांट को वो रिक्वायरमेंट्स मिल रही है तब तक प्लांट क्या है, बहुत अच्छे से उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन मान लो एक समय आया जहां पे क्या हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशन मिलने लगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया और वाटर की कमी हो गई, बहुत तेज ह्यूमिडिटी हो गया, बहुत तेज एयर का फ्लो हो गया, विंड का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया। तो उस टाइम पे प्लांट को क्या है, अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए उस अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चाहिए। अब प्लांट्स हमारे तरह तो है नहीं कि हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही सॉलिड मैकेनिज्म अवेलेबल है हमारे पास, क्या है कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। क्या कभी तुमने देखा कोई प्लांट को आज यहाँ तक कल वहां चला गया हो, बिल्कुल नहीं होता है। तो प्लांट क्या करते हैं यार कि प्लांट मूवमेंट कैसे शो करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रो करा के। जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है, तुमने इसको सोइल के अंदर ग्रो किया है, तो प्लांट का रूट जो है ये नीचे है, सोइल के नीचे। मान लो ये सोइल है, सोइल के नीचे क्या है, रूट है इसका, और यहाँ पे पानी की हो जा रही है कमी। कुछ दूर पे क्या है कि वाटर को एक सॉरी इस प्लांट के रूट को एक वाटर सोर्स दिखता है, तो ये रूट क्या करता है ना, उसी डायरेक्शन में ग्रो करना चालू कर देता है, जिसको तुम छोटे क्लास में पढ़ चुके हो, क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। या फिर 10th क्लास में ही तुम पढ़ोगे तो उसमें क्या वर्ड यूज कर रहे होंगे हम, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक। तो कुछ ऐसा ही खेल चलता है वेरिएशन के लिए। वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सके। नेसेसरी क्यों है, नेसेसरी फॉर द
सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हमारे वेरिएशन क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्या बातें हो सकती है यार, कि मैंने क्या बोला कि नीके, एक वर्ड मैंने क्या बोला था आपको कि जब वेरिएशन के बारे में बता रहा हूँ तो आपकी एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है क्या, नीके। वो नीके क्या चीज है, वो हमारा नीके क्या चीज है। मैं इसको मिटा रहा हूँ यार, इसको आप लोग नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये हमारा नीके क्या चीज है। नीके क्या है ना, कि कोई ऑर्गेनिज्म, मान लो कि एक इलाका है, जैसे मान लो कि ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है और यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। तो इस एरिया में उस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, उस एरिया में उस ऑर्गेनिज्म का वहां के इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिस्पॉन्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नीके। हर एक ऑर्गेनिज्म का नीके अलग अलग हो सकता है। जैसे क्या, कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को भी टोलरेट कर सकता है, कोई ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर को भी टोलरेट कर सकता है, और कोई मॉडरेट टेम्परेचर को टोलरेट कर सकता है। तो ये नीचे क्या करता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। देखो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे तुमको ये वर्ड मिलेगा और तुम वहां पे हो जाओगे कंफ्यूज। तो क्या बोला मैंने कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इट्स नेचुरल हैबिटेट्स, और इसको एक तरह से और क्या बोल सकते हैं कि हाउ इट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। क्या बोल सकते हैं कि हाउ इट इंटरेक्ट्स विथ द एनवायरनमेंट। तो ये बातें हमारी किसके लिए हो गई, नीके के लिए। ये नीके स्पीसीज के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। तो मेन बातें क्या थी यार हमारा, कि ये सेक्स सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। और क्या बातें हो सकती है कि ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें और एक चीज क्या है कि फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे मैंने ये जो डायग्राम आपको बना के दिया था क्या, कि एक ये जर्म सेल हो गया, एक ये जर्म सेल हो गया, दोनों मिलके क्या बना रहे थे, जाइगोट बना रहे थे। तो ये दोनों का मिलना, ये जो पॉइंट है दोनों का मिलना, ये क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो इतना आप नोट करेंगे। फिर हम देखते हैं क्या डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल्स। एग्जाम्पल से याद आया यार कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें किसमें होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर हम आगे की बातें करते हैं। तो यार अब हम देखते हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने क्या बोला, सबसे पहला डिफरेंस कि गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा कहने का मतलब क्या है कि जब तक दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई भी गैमेट नहीं बनेगा। लेकिन जब तुम 11th 12th में जाओगे ना, तो वहां पे तुमको कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे जहां पे कि सिंगल पेरेंट्स होगा फिर भी गैमेट्स बनेंगे। वो बात की बात है। अभी तुम्हें बस इतना जान लेना है क्या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर मैंने क्या बोला था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होंगे, ना कि जर्म सेल्स। इसका मैं बेसिक एग्जांपल आपको देता हूँ। कुछ बायोलॉजिस्ट ने क्या किया ना कि एक चूहा लिया, माउस लिया और उसके ना टेल को काट दिया, ठीक है, टेल को काट दिया। और फिर क्या किया कि मेल माउस और फीमेल माउस का मेटिंग कराया, और जो उनका बच्चा पैदा हुआ ना, उसका जो टेल था वो कटा हुआ नहीं था, वो टेल पूरा आया था। तो इसे क्या प्रूफ हो गया यार कि जो हमारा सोमेटिक सेल है वो ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आइडेंटिकल हो रहे हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि ना तो उनमें कोई
सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं है, बस उसमें इन्वॉल्व क्या है हमारा सोमेटिक सेल्स, क्योंकि जैसे थे वैसे ही वो आ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए तो दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड है ना, दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होगा तब तो आके फर्टिलाइजेशन होगी, एक हमारा जाइगोट बनेगा और फिर उस जाइगोट से एक हमारा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। और फिर क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे कौन कौन से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा पेनिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, वेजाइना। और प्लांट्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जिसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एग्जाम्पल की बात करते हो तो एसेक्सुअल में हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे, अभी सीजन पढ़ेंगे, बर्डिंग पढ़ेंगे, रीजेनरेशन पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे और स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी पढ़ेंगे। कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, वही यार, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये थी कुछ डिफरेंस किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैं इनको 2 वीडियोस में कवर करूंगा। जो अगला वीडियो आएगा हमारा, उसमें किसको किसको मैं इन्वॉल्व रखूंगा, फीजन को, बर्डिंग को, रीजनरेशन को, ठीक है, और एक और स्पोर फॉर्मेशन को, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कौन कौन से होंगे, वेब फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और कुछ हम लोग कटिंग, ग्राफ्टिंग और बर्डिंग के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को नोट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो अगर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे, #AskBio पे डाउट पूछेंगे, बिल्कुल जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अबाउट में जाए, मेरा वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, सीजन के साथ, बर्डिंग के साथ और स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling.